हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। इसके पहले के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं। उसके साथ में ही एमसीक्यूज के 3 वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देखिएगा। एमसीक्यू के 2 वीडियो और अपलोड करने वाला हूं बाय टुमारो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? ये आइडेंटिफिकेशन है एक्टिविटीज का एंड ग्रुपिंग है। कहाँ पर? उन सारी एक्टिविटीज को एक जगह आइडेंटिफाई करके ग्रुप करते हैं सो दैट जितने भी रिसोर्सेज हमारे हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। एंड इसमें क्या क्या होता है, सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर में, और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सो इन अ नटशेल ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? ग्रुपिंग ऑल द एक्टिविटीज, उनको इकट्ठा करना, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, सिस्टमेटिक मैनर में उनको जमाना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस होती है वो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब पहले काम को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाएगा, एंड देन जो भी परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको वो काम अलॉट कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्क रहता है वो इजी हो जाता है, एंड सभी एम्प्लॉयज का फोकस अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर होता है, जिससे कि अल्टीमेटली इफिशियंसी इंक्रीज होती है। ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो वाली सारी एक्टिविटीज जो कि एक डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली है उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है या ग्रुप कर दिया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशलाइजेशन अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा बिकॉज यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा जा चुका है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, द ग्रुप्ड टास्क, जो भी टास्क को हमने ग्रुप किया है उनको फिर असाइन किया जाता है एम्प्लॉयज को। और किस बेसिस पे ये असाइनमेंट होता है ये याद रखना है आपको, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड देयर एबिलिटीज। इसकी वजह से ये इंश्योर हो जाता है कि सही आदमी सही काम को करेगा। फिर इसके बाद में रिपोर्टिंग का रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है। रिपोर्टिंग के रिलेशनशिप में होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाया जाता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ वर्क है इसको प्रमोट किया जाता है, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन मिलता है हर एक एम्प्लॉय को और वो अपनी स्पेसिफिक टास्क को पूरा कर पाता है। अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है, वर्क की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ती है। रोल क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इजीली समझ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की फंक्शनिंग अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया जाता है तब उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो जाएगा और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि कौन किसको जाके बताएगा, और किससे कोई बात अगर पूछनी है, गाइडेंस की चाहिए तो वो किससे पूछेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो पाएगा, वेस्टेज कम होगा। कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट हेल्प्स इन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है अच्छे कोऑर्डिनेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक्टिविटीज का वो अच्छे से हो पाता है। एडोप्टेशन टू चेंज, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से, उसमें क्या होता है कि जो चेंजेस अगर आते हैं इन केस किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को इजीली एडॉप्ट कर पाती है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या ऑर्गेनाइजिंग की वजह से बिजनेस में एक्सपांशन की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाती है और एक क्लियर फ्रेमवर्क उनको मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न, ग्रो एंड डेवलप देयर स्किल्स। तो ये ट्रू फॉल्स में मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में पूछा गया है हुआ क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या एम्प्लॉयज में ग्रो करने की एबिलिटी या उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता है। सो आंसर इज यस। देन आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, while building an organizational structure, following consideration must be kept in the mind. First, job design. It involves defining content, duties and responsibilities of each job. मतलब हर एक एम्प्लॉय का जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो क्लियरली डिफाइन किया जाना जरूरी है, सो दैट एम्प्लॉयज को समझ में आ जाए उनका काम प्रॉपरली कि उन्हें क्या काम करना है। देन डिपार्टमेंटेशन, यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनकी सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए या किसी भी दूसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे उनके फंक्शंस के बेसिस पे उनको ग्रुप करके रख दिया जाता है। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, इट मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं या फिर एक मैनेजर इफेक्टिवली कितने लोगों को, कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, इसको कहते हैं स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर टीम बड़ी रहती है, मैनेजर प्रॉपर्ली सबको सुपरवाइज नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आ जाएगी।
छोटी सी एक मैनेजर एक सबऑर्डिनेट को भी सुपरवाइज नहीं करेगा, ज़्यादा लोग चाहिए रहेंगे। सो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट को भी अच्छे से समझना जरूरी रहता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कितने लोगों को या कितने लोगों के कंट्रोल एक मैनेजर या एक सुपरवाइजर अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पे कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन दोनों को बेटर करना जरूरी होता है। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है कि जो अथॉरिटी है उसको असाइन किया जाता है टू द एम्प्लॉयज सो दैट वो अपनी टास्क को इंडिपेंडेंटली एंड इफिशिएंटली कर सके। मतलब क्या कि आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है तो उसके साथ में उसकी अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, तभी आप जाके इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। एल्स हर एक काम के लिए आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये करना है या नहीं करना है। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट आता है आपका फंक्शनल, दूसरा आता है आपका डिविजनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एंड दिस स्ट्रक्चर प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है एंड एफिशिएंसी हर एक फंक्शन की इंक्रीज होती है। डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो एक्टिविटी को ग्रुप करने का बेसिस होता है वो या तो प्रोडक्ट रहता है या डिवीजन रहता है, इसके लिए इसको डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच डिवीजन फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज, और हर एक डिवीजन क्या करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर ही फोकस करता है। इससे क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट के ऊपर जो ज्यादा ध्यान देने की जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट आता है आपका फॉर्मल। यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हर एक चीज को वो डिफाइन करते हैं, एंड यहाँ पर सभी की सभी जो चीजें रहेंगी वो ब्लैक एंड व्हाइट में होती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में होने से मतलब है कि इनके रूल्स रेगुलेशंस रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है, अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, रिलेशनशिप फिक्स रहता है। इट फॉलोज अ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पर आप एक और लाइन लिख सकते हैं, इनके रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स बिकॉज या वर्ड्स पे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर में इनको यूज करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज कीवर्ड्स को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बीएसटी में। सो इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझ के क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, बिकॉज उनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा, अथॉरिटी क्लियर होती है, कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर चेन में होगा, रूल्स प्रोसीजर्स पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है यहाँ पर, एंड इट इज स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इन नेचर। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, यही सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। रूल, जो रोल्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियर होती है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होता है अमंग द एम्प्लॉयज। इट एंश्योर्स सिस्टमेटिक वर्किंग एंड बेटर कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफिशिएंटली अचीव करने में ये हेल्प करता है। यहाँ पर डिसिप्लिन अच्छा होता है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है वो कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पर नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी रिजिडिटी आती है या फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, बिकॉज रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं एंड स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करवाया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सम एम्प्लॉयज में फील कि यार यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो रिजिडिटी या लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रिटेंशन रेट रहता है एम्प्लॉयज का वो थोड़ा कम हो सकता है। कम्युनिकेशन यहाँ पर स्लो होगा, बिकॉज कोई भी बिना परमिशन के या बिना चेन के इधर उधर बात नहीं कर पाते हैं। इट में इग्नोर सोशल एंड इमोशनल नीड ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज का सोशल नीड के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, इमोशनल नीड के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके ऊपर इनका फोकस रहेगा। डिसीजन मेकिंग कैन टाइम कंज्यूमिंग, यस, बिकॉज हर एक चीज है वो प्रॉपर फ्लो के थ्रू ही होगी, जो कम्युनिकेशन होगा उसका भी फ्लो बना हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डिसीजंस लेने हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के थ्रू होके लिए जाएंगे। एंड यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव लेने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, बिकॉज हर एक चीज के लिए हर एक लेवल पे परमिशन लेना है, एंड इसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है वो कम होती है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं लिखे होते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ड होती है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन और टीम वर्क इंक्रीज होता है। ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता है, जबकि ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं रहते हैं। एंड कम्युनिकेशन जो है वो सभी डायरेक्शंस में हो सकता है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कम्युनिकेशन का, जो भी जिससे भी मिल जाएगा उससे बातचीत ये कर लेते हैं।
ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही होते हैं। एडवांटेज क्या है? कम्युनिकेशन फास्ट होगा, कॉपरेशन एंड टीम वर्क को ये प्रमोट करते हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस हैं। सोशल एंड इमोशनल नीड को ये फुलफिल करते हैं। देखें आप, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और फॉर्मल के एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब डिफरेंस के फॉर्म में, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड सिमिलरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको देख सकते हैं। इट इंप्रूव मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, फॉर्मल में नहीं मिलता है। इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन फटाफट लिए जा सकते हैं जो कि फॉर्मल में नहीं लिए जा सकते थे। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अफवाहें, जो र्यूमर्स हैं और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसकी वजह से जो र्यूमर्स फैलती हैं या जो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। ये जो मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट के थ्रू जो चेंजेस किए गए हैं उनको ये रेजिस्ट करेंगे, उसको ये इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो पहले तो स्ट्रिक्ट माहौल था नहीं, अगर अभी कुछ नए चेंजेस आएंगे तो ये उसको रेजिस्ट करेंगे, भैया हम इनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इट लैक्स स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी नहीं रहती और स्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं रहता है। इट कैन समटाइम्स रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सो होता क्या है कि एक बंदा है वो सारे काम नहीं कर पाता है, मान लो एक आदमी है 1 यूनिट का ही काम कर सकता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने काम को 4 लोगों में 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, मे भी ये 4 लोग उतना काम नहीं कर पा रहे जितना ये कर पाता है, लेकिन आधा आधा भी करेगा तो इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही काम कर देगा ना वो। सो ये अकेला एक काम कर पा रहा था, ये मिलकर 2 काम कर पा रहे हैं। अब ये फ्री है तो ये थोड़ा दूसरा काम भी यहाँ पे कर पाएगा कि भाई उसकी इच्छा हो गई तो वो कोई भी दूसरे फंक्शंस के ऊपर ध्यान दे पाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताती है कि जो वर्क असाइन किया गया है सबऑर्डिनेट्स को, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। द सबऑर्डिनेट्स इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द असाइन टास्क, और जो सुपीरियर ने काम दिया है उस काम को सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करना है। ऑथोरिटी ये रेफर करती है पावर को, एंड राइट्स को, राइट्स यहाँ पर अधिकार से है, जो कि दिए जाते हैं सबऑर्डिनेट्स को सो दैट ही कैन यूज द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड मेक रिक्वायर्ड डिसीजन, ताकि उसको जो काम दिया गया है उस काम को वो पूरा कर सके। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द टास्क एंड रिपोर्ट, मतलब जो काम उसको दिया गया था अथॉरिटी के साथ में, अब वो काम जिस भी तरह से हुआ है, जो भी उसके रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट को वो किसको बताएगा, अपने सुपीरियर को बताएगा। एंड ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो काम को अच्छे से अच्छे करे एंड उसकी जो काम मिला था उसके रिजल्ट को वो रिपोर्ट करे टू हिज सीनियर या सुपीरियर। इंपॉर्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो डेलीगेशन की वजह से जो मैनेजर्स हैं वो फोकस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, और उनका खुद का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, जब सबऑर्डिनेट्स को काम दिया जाता है तो उनके अंदर नई स्किल्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी एनकरेजमेंट फील होता है, वो मोटिवेटेड फील होते हैं कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन लायक समझती है और हमें वो काम प्रोवाइड कर रही है। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन की वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ होने के जो चांसेस हैं वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यहाँ पर क्लियर चेन रहती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर वेल स्टेब्लिश्ड होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन है सभी लेवल्स में वो एकदम स्मूथ हो जाता है। एंड लास्ट वन, जो मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर करता है सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को, मतलब जो अथॉरिटी है उसका सिस्टमेटिक डेलीगेशन, मतलब उसको ट्रांसफर किया जाता है एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जो अथॉरिटी रहती है उसको डेलीगेट किया जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि हर एक लेवल के जो एम्प्लॉइज रहेंगे वो डिसीजन ले पाएंगे रिलेटेड टू देयर ओन जॉब। इसकी वजह से क्या होगा, जो डिसीजंस लेने हैं वो फास्ट होंगे और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को ये एस्टेब्लिश करता है। इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी वजह से इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी इंक्रीज होती है सबऑर्डिनेट्स के अंदर। मैनेजरियल टैलेंट को इंक्रीज करता है फॉर द फ्यूचर, अगर कोई नए लोग आए हुए हैं तो उनको ये अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इनिशिएटिव लेने की तो ये फ्यूचर के मैनेजर्स को डेवलप करने में एक हेल्पफुल टूल होता है। डिसीजन फास्ट होता है। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, हर एक चीज के लिए टॉप लेवल वालों को डिसीजन नहीं लेने पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे हैव गुड टाइम टू फोकस ऑन सम बिगर इश्यूज। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो
जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी वजह से एक्सपांशन में मदद मिलती है, बिकॉज इफिशियंसी हर एक लेवल पे इंक्रीज होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल होती है। बेटा कंट्रोल, इट इंप्रूव सुपरविजन एंड कंट्रोल एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल पर जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, ऑथोरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इसकी वजह से हर एक लेवल पे सुपरविजन करना काफी आसान हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन है एंड पॉइंट्स भी थोड़े छोटे लिखे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कंटेंट। इफ यस, देन डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।